साल 2012 दिल्ली गैंगरेप केस। ये सिर्फ एक और जुर्म की खबर नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को उसकी जड़ों तक हिला के रख दिया था। तो आज हम उसी केस की बात करेंगे जिसने न सिर्फ न्याय के लिए एक जबरदस्त लड़ाई शुरू की, बल्कि एक देशव्यापी क्रांति को भी जन्म दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरुआत ज्योति सिंह के पिता के इन शब्दों से करते हैं। ये जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, ये सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं था। ये उनकी और उनके परिवार की न्याय और सम्मान की वो लड़ाई थी जिसने एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही तकलीफदेह त्रासदी को पूरे देश की आवाज में बदल दिया। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कौन थी ज्योति और उस रात हुआ क्या था। फिर न्याय पाने के लिए जो 7 साल का लंबा सफर तय हुआ, उसकी बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे पूरा देश गुस्से में सड़कों पर उतर आया। और आखिर में हम फैसले, फांसी और इस केस की उस विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात ज्योति सिंह की और 16 दिसंबर 2012 की उस एक रात की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। तो कौन थी ज्योति सिंह? वो बस 22 साल की एक लड़की थी, फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप कर रही थी। एक आम से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसके सपने बहुत बड़े थे। सोचिए, उनके पिता डबल शिफ्ट में काम करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी की पढ़ाई का खर्च पूरा हो सके। वो एक बहुत ही होनहार और अपने लक्ष्य को लेकर एकदम साफ थीं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें याद रहे कि उस रात हमने असल में क्या खोया था। 16 दिसंबर 2012, ये भी किसी और दिन की तरह ही एक आम शाम थी। ज्योति अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखकर घर लौट रही थीं। उन्होंने एक प्राइवेट बस ली। उन्हें क्या पता था कि ये बस उन्हें घर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे भयानक सफर पर ले जाने वाली थी। देखिए, भारत में कानूनन रेप विक्टिम की पहचान जाहिर नहीं की जाती, इसलिए मीडिया ने ज्योति को एक नाम दिया, निर्भया, यानी जो किसी से ना डरे, निडर। और ये नाम, ये सिर्फ एक नाम बनकर नहीं रह गया। ये यौन हिंसा के खिलाफ लड़ने की हिम्मत का एक ग्लोबल सिंबल बन गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, न्याय का वो लंबा, बहुत ही मुश्किल रास्ता। ये कोई मामूली कोर्ट केस नहीं था। ये पूरे 7 साल तक चलने वाली एक ऐसी कानूनी जंग थी जिसने सबके सब्र का इम्तिहान लिया। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये साफ बताती है कि इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगा। दिसंबर 2012 में हमला होता है और दोषियों को फांसी होते होते मार्च 2020 आ जाता है। इन 7 सालों का सफर कानूनी दांव-पेंच, चुनौतियों और देरी से भरा पड़ा था। जरा सोचिए, ये इंतजार परिवार के लिए और पूरे देश के लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा। इस केस में कुल 6 लोग शामिल थे। जो मुख्य आरोपी था राम सिंह, उसकी तो ट्रायल से पहले ही पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बाकी 4 बालिग दोषी, मुकेश, विनय, पवन और अक्षय, इन्हें फांसी हुई। लेकिन जो छठा आरोपी था, वो वारदात के वक्त नाबालिग था, बस 17 साल का, और इसी वजह से उसे सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया। बस 3 साल, और इसी एक फैसले ने, आप जानते हैं, पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। हमारे जुडिशियल सिस्टम में अपील के कई लेवल होते हैं और इस केस में हर लेवल का इस्तेमाल हुआ। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट से शुरू हुआ, जहां सजा-ए-मौत दी गई। फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट गया, जिसने सजा को बरकरार रखा। उसके बाद मामला सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां आखिरी अपीलें भी खारिज हो गई। और जब सारे रास्ते बंद हो गई, तो दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, जो कि आखिरी रास्ता था। और इस सब में कई साल निकल गए। लेकिन ये लड़ाई, ये सिर्फ कोर्ट के बंद कमरों में नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, इसकी असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो सड़कों पर लड़ी गई, जहां आम लोगों का गुस्सा एक ऐसे आंदोलन में बदला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दिल्ली की सड़कें, खासकर इंडिया गेट और रायसीना हिल वाला इलाका, सचमुच एक जंग के मैदान जैसा लग रहा था। हजार लोग, जिनमें ज्यादातर नौजवान और स्टूडेंट्स थे, बस एक ही मांग के साथ सड़कों पर उतर आए थे, इंसाफ। और ये लोग सिर्फ इन दोषियों के लिए सजा नहीं मांग रहे थे। नहीं, उनकी मांगें बहुत बड़ी थीं। वो पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि यौन हिंसा के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने, बलात्कारियों को जल्द से जल्द सजा मिले, पुलिस और सरकार की जवाबदेही तय हो, और सबसे जरूरी, वो विक्टिम ब्लेमिंग, यानी पीड़िता को ही दोषी ठहराने वाली सोच का अंत चाहते थे। शुरुआत में तो सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की।
वाटर कैनन चले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कर्फ्यू लगा, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि ये और भड़क गया और ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। पूरे 2652 दिन यानी 7 साल 2 महीने और 4 दिन, इतने लंबे बेहद लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया जब ये कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची। 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल में बचे हुए चारों बालिग दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। ये उस लंबी और दर्दनाक कानूनी प्रक्रिया का अंत था, जिसका इंतजार सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश कर रहा था। और लोगों का गुस्सा क्यों था, ये समझने के लिए 2015 में दिए गए एक दोषी मुकेश सिंह का ये बयान सुनिए। ये वो घटिया और क्रूर मानसिकता है जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ था। इसी तरह की बातों ने लोगों के गुस्से को और हवा दी और ये साफ कर दिया कि ये समस्या कितनी गहरी है, कितनी भयानक है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? फांसी के साथ ही सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, इस केस का असर बहुत गहरा और बहुत लंबा था। इसने भारत के कानून और समाज दोनों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बदला क्या? जरा इस नंबर को देखिए, 1, सिर्फ 1। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। साल 2012 में दिल्ली में रेप के 706 केस दर्ज हुए थे, और जानते हैं सजा कितनों में हुई? सिर्फ 1 में, और वो केस था निर्भया का। ये नंबर दिखाता है कि उस वक्त हमारा जस्टिस सिस्टम कितना बेबस था, और ये भी बताता है कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर क्यों उबल रहा था। और फिर इस एक केस ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इसे निर्भया इफेक्ट भी कहा जाता है। 2012 से पहले यौन हिंसा पर बात करने से भी लोग कतराते थे, लेकिन इसके बाद ये एक नेशनल मुद्दा बन गया। पुराने कानूनों की कमजोरियां उजागर हुईं और नए सख्त कानून बने। धीमी न्याय प्रक्रिया की जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मांग उठी, और सबसे बड़ा बदलाव, विक्टिम ब्लेमिंग के खिलाफ आवाज बुलंद हुई और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने के लिए आगे आए। अगर ठोस कानूनी सुधारों की बात करें तो सबसे पहले जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी की सिफारिशों पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ। इसमें रेप की परिभाषा को और बड़ा किया गया, स्टॉकिंग और ताक झांक जैसे अपराधों को जोड़ा गया, गैंग रेप के लिए कम से कम 20 साल की सजा जरूरी कर दी गई, और हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव किया गया ताकि 16 से 18 साल के किशोर अगर कोई घिनौना अपराध करें तो उन पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जा सके। तो आखिर में कह सकते हैं कि इस केस की सबसे बड़ी विरासत शायद कानून की किताबों में नहीं लिखी है, वो समाज की सोच में आए बदलाव में है। इस केस ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर वो चुप्पी तोड़ी और एक ऐसी राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया जो शायद पहले कभी इस पैमाने पर हुई ही नहीं थी। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय तो मिला, लेकिन सवाल यह है कि हम एक ऐसी विरासत को कैसे मापें जो आज भी लिखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो लड़ाई आज भी चल रही है, ये उसी विरासत का हिस्सा है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।